नमस्कार, मैं हूं नीलू। आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम मेरा मास्क मेरा कवच में। भले ही आज देश और राजस्थान में कोविड-19 के नए केस कम आ रहे हैं, लेकिन मास्क लगाना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए, और हम बात करेंगे कोविड की संभावित तीसरी लहर की आशंका, उससे निपटने के उपायों की। साथ ही जानेंगे कि विभिन्न सेक्टर्स में इसका प्रभाव और भविष्य की तैयारियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर के एमडी मेडिसिन डॉक्टर विकास पारिक से। डॉक्टर विकास पारिक, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर विकास, सबसे पहले ये बताएं कि क्या कोविड के थर्ड वेव की कोई संभावना देखने को मिल सकती है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, कोविड की थर्ड वेव के पूरे चांसेस हैं। और जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर थर्ड के बाद फोर्थ वेव भी केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि इसको हम टाल नहीं सकते, इसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं, इसकी सीरियसनेस को कम किया जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है। कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसके चलते हम सब ऐसी बड़ी मुसीबत को टाल सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जब से ये कोविड-19 का खतरा पूरी दुनिया पे आया, तो जो सावधानियां डे 1 पे बताई गई, उन्हीं सावधानियों को फॉलो करना है। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये 3 चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोविड की किसी भी तरह की वेव हो, चाहे कोविड का कोई सा भी वेरिएंट हो, कैसा भी वायरस हो, उससे बचा जा सकता है। वैक्सीनेशन तो जरूरी है ही, और इसके साथ मास्क, प्रोटेक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हमेशा रखना कितना जरूरी है? सबसे पहले तो देखिए कि वैक्सीनेशन तो सेकंड पार्ट है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन 3 चीजों का पूरा ध्यान रखें। सेकंड, वैक्सीनेशन के लिए मैं सबको कहूंगा कि वैक्सीनेशन अगर आपने करवा लिया है तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको 1 डोज भी वैक्सीन का लगा है तो 80% चांस आपके कम हो जाते हैं कोविड होने के या सीवियर कोविड होने के। और अगर आपने 2 डोज वैक्सीन ले लिया है तो ऑलमोस्ट 94% चांस है कि आप उस बीमारी से बच जाएंगे। तो ये एक बड़ा की रोल, वैक्सीनेशन बहुत बड़ा की फैक्टर रहेगा आपके बचाव के लिए। अगर फिर भी आपको हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी या भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, मार्केट्स में या कहीं भी जाना पड़े, तो पूरे कपड़े पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाएं आप, और दूरी बनाए रखें, और अपनी वहां जहां भी जाएं उसके बाद घर आके जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उन्हें उतार के घर पे अच्छे से सैनिटाइज करें, उसके बाद दूसरी चीजों को छुएं। और अब बात लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव की भी जरूरी है, क्योंकि सही डाइट से हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो इस बारे में आपके क्या सजेशंस हैं? देखिए, अब सर्दियां आ रही है, तो सर्दियों का या गर्मियों का जैसा भी है, सर्दियों में बेसिकली क्या रहता है कि लोग फैटी फूड का सेवन अपने इंडिया में ज्यादा करते हैं, तो वो हेल्दी नहीं है। वो आपको सेडेंटरी कर देता है, आपको सुस्त कर देता है। तो मेरा ऐसा मानना है, डाइट के अंदर आप लोग हाई प्रोटीन डाइट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। जो वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए आपको पनीर है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज्यादा यूज करना चाहिए। विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम लोगों को फ्रूट्स है, सैलेड्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। जो सॉल्ट, हाई फैट और हाई सॉल्ट डाइट को हमें अवॉइड करना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी हमें डेली करनी चाहिए, उसे दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन किया फिर 10 दिन नहीं किया, आप डेली रूटीन में उसको शामिल करें। आप देखेंगे कितने चेंजेस आएंगे, आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग रहेगी, और आप इस तरह की मौसमी बीमारियों से बचे रहेंगे। आखिर में कोई खास सलाह जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप सर्जिकल मास्क जिसे हम 3 प्लाई मास्क बोलते हैं, तो उससे एनफ प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सर्जिकल मास्क से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आपको N95 मास्क ही यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सर्जिकल मास्क पहने, बिकॉज आम डेली रूटीन के अंदर अगर हम सर्जिकल मास्क पहनते हैं तो वो उतना ही बेनिफिट देगा जितना N95, अनटिल अनलेस यू आर ए हेल्थ वर्कर। और अगर किसी भी प्रकार का मास्क उपलब्ध नहीं है तो आप एक साधारण कपड़े का मास्क भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना पहनने से अच्छा है कुछ तो पहना जाए।
अब हम बात करेंगे डीएस साइंस एकेडमी के एकेडमिक हेड गंगापुर सिटी के आशुतोष कुमार से। आशुतोष कुमार जी, आपका स्वागत है इस खास शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के साथ बच्चों के प्रभावित होने की बात होती रहती है, तो ऐसे में विद्यालय प्रबंधन किस प्रकार सावधानी बरत रहे हैं, खास तौर पर तब जब बच्चे वापस स्कूल जाने लगे हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि कोरोना काल ने बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित किया है और सबसे ज्यादा शायद इस एजुकेशन इंडस्ट्री को अफेक्ट डाला है। जहाँ पर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टिकोण में अगर हम जाएं तो हम सबसे पहले या सभी ज्यादातर जो विद्यालय हैं वो जो है कोरोना काल की जितने प्रोटोकॉल्स हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका हम बहुत विशेष ध्यान रख रहे हैं। सभी बच्चे जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं, प्रॉपर मास्क वियरिंग रहता है और सभी तरह के सैनिटाइजर। जिस तरह से हम उन दिनों में अलर्ट थे या सीरियस थे, उसी तरह से अभी भी हम उसको लगातार जो है उसकी देखरेख रखते हैं ताकि बच्चे जो है बिल्कुल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे आए और वो पढ़ करके बच्चे जाएं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद छात्रों के शैक्षिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है? उनकी मानसिक अवस्था और शारीरिक अवस्था कैसे प्रभावित हुई है और उसे सुधारने के लिए विद्यालय क्या कर रहे हैं? इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। हम लोग इन चीजों के लिए हमने पहले से माइंड मेकअप कर रखा था। तो जैसे स्कूल खुले उसके बाद हमने इन सब चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट वे में हमने अपने बच्चों से, गार्जियन से बात की, अपने स्टाफ से बात की। तो सभी सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। हमारे यहाँ सभी जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे डीएस साइंस एकेडमी के जितने भी मेंबर्स हैं, सबने जो अपनी डबल डोज लगवा ली वो भी बहुत हमने स्ट्रिक्ट कर दिया उसको। और बच्चों के साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक बहुत नियमित रूप से उस चीज को देख रखने की व्यवस्था है वो हमने मेंटेन की है। तो इस तरह से चीजों को सेफ्टी जोन में रखा जा सकता है और हम वही कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए अभिभावकों की, तो स्कूल भेजने के लिए किस कोविड-19 प्रोटोकॉल अपनाकर विद्यालय भेजने में सहयोग कर रहे हैं और स्कूल्स भी अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं? देखिए, दोनों तरह का रुझान देखने को मिला है। मतलब अधिकतर कहें तो अधिकतर गार्जियंस का ये रुझान रहा है कि हम सेफ्टी जो क्राइटेरियाज हैं हम उनको क्या करें, उन्हें अच्छे से फॉलो अप करें और इस एजुकेशन सिस्टम को ना रोकें, बच्चा जाए पढ़े, वो ये चाहते हैं। ज्यादातर गार्जियंस का तो यही रुझान रहा है। कुछ गार्जियंस हैं जो थोड़ा सा अपनी मन की बात ये रखते हैं कि पता नहीं उतना प्रैक्टिकली सेफ्टी जोन्स में बच्चा हमारा रह पाता होगा कि नहीं रह पाता होगा, उतनी केयरिंग हो पाती होगी कि नहीं हो पाती होगी। कुछ गार्जियंस ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं बताऊं आपको तो गार्जियंस का सपोर्ट इस रूप में मिला है कि वो ये चाहते हैं कि स्कूल चलें और बच्चों को पढ़ाया जाए और ये जो पढ़ाई है इसको बिल्कुल अनवरत जारी रखा जाए। बस इसमें जो सावधानी बरतने की जरूरत है उसको भी बहुत स्ट्रिक्ट वे में ध्यान रखा जाए। तो अभी तक मेरा जो अनुभव है अपने गार्जियन के साथ वो यही है, स्कूल बंद करना एक समाधान नहीं है। इससे बहुत तमाम और तरीके की नेगेटिव चीजें जुड़ती हैं बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ और टीचर्स के साथ। इस आपातकाल में डीएस साइंस एकेडमी किस प्रकार शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए मददगार भी साबित हुई है? देखिए, इस चीज में तो सोच का केवल फर्क है। बाकी जैसे मेरे अपने अनुभव में मैंने देखा है कि आप एक अगर पिता की बात करें, हम एक गार्जियन की बात करें तो वो अपने पूरे परिवार को विषम से विषम स्थिति में नहीं ही छोड़ता है। उसी तरह चाहे किसी इंस्टीट्यूट का प्रोपराइटर हो या किसी बिजनेस का प्रोपराइटर हो या कोई कंपनी, वो जब अपने एम्प्लॉय के साथ एक मिशन की तरफ निकलता है कि उसकी इंस्टीट्यूट आगे बढ़े और जिस भी मकसद के लिए उन्होंने उस बिजनेस को डाला या उस इंस्टीट्यूट को डाला, तो वो सभी लोग जो उनके एम्प्लॉय होते हैं वो उनके फैमिली मेंबर होते हैं। एक तरह से उस इंस्टीट्यूट का वो मेंबर होता है। और मैंने तो बहुत बार सुना कि इंस्टीट्यूट जब किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है तो उसे कई बार हम बातचीत में कह ही देते हैं कि अब आप हमारी फैमिली हो। तो जब आप एम्प्लॉय को एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने सुख दुख में उसको साथ अपने रखें और अगर समस्याएं आई हैं और बड़ी हैं तो मिलजुल करके उसे जिया जाए। हमने डीएस साइंस एकेडमी ने ये तय किया कि हम अपने सभी जो एम्प्लॉय होंगे वो हमको अपने साथ रखेंगे और हम साथ लेके चलेंगे। जो दुख आएगा सुख आएगा सब साथ साथ रहेंगे। इसीलिए हमने अपनी तरफ से किसी भी फैकल्टी को, अपने किसी भी टीचर को यहाँ से ना हटाया और बशर्ते जो जिनकी जैसी जरूरतें थी हमने उन्हें पूरा किया और आगे भी विषम से विषम स्थिति आएगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और आखिर में जानना चाहेंगे उस खास योगदान के बारे में जिससे आपके संस्था ने एक अलग पहचान बनाई। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है मेरा मास्क मेरा कवच ये अब बहुत जरूरी हो गया है
कोरोना ने खैर हमें इस चीज में मजबूर कर दिया या तैयार कर दिया। बाकी जिस तरह का प्रदूषण है आज, जिस तरीके की जो हमारे सामने जो क्लाइमेट है, उन सब सिचुएशंस में भी ये बहुत जरूरी है। तो हमें तो लगता है पूरे जीवन काल के लिए हमें जो है बाहर जाते समय इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए पालन कर लेना चाहिए, चाहे जब हम ऑफिस में हों, जब हम मार्केट में हों और अपने घर जाएं तो ठीक है, घर में अब अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच में जब हम रह रहे हो तो एक बार आप अपने आप को सैनिटाइज करके जिस तरह से हमने जो जीवन उस समय जिया जब कोरोना काल बहुत पीक पर था और बहुत सारा डर बैठा हुआ था और हम एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे, उतना नहीं तो कम से कम हम अपने जो है मास्क को बिल्कुल पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं हटाएं। जहां हमारा वर्क प्लेस है और जहां हम कभी मार्केट जा रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, तो हमें बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए, इसे पूरी तरह पालन। अब हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी क्लिनिक बीकानेर के डॉक्टर कपिल गोंबर से। डॉक्टर कपिल गोंबर, आपका स्वागत है इस खास शो में। जी नमस्ते। डॉक्टर कपिल, बहुत से लोग कोविड के आफ्टर इफेक्ट से भी परेशान दिखे हैं, तो ऐसे में पहला सवाल तो यही है कि कोविड के मामले में फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका होती है? स्पेशली जो लोग स्मोक कर रहे हैं या जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, या जनरल एनवायरनमेंट की बात करें तो दिल्ली में तो सभी को पोल्यूशन के कारण रेस्पिरेटरी इश्यूज शुरू हो रहे हैं। उन केसेस के अंदर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यही रीज़न है कि फिजियोथेरेपी का एक बहुत अहम रोल हो जाता है इन ट्रीटिंग कोरोना पेशेंट्स। डॉक्टर, डेली लाइफस्टाइल में सावधानी के तौर पर कितना रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे इजी जो हम घर बैठ के कर सकते हैं, सबसे आसान जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, आप उल्टा लेटकर ताकि चेस्ट पर थोड़ा प्रेशर पड़े एंड देन डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांस लीजिए। ये सबसे इजी तरीका है हमें हमारी रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं उनकी ताकत बढ़ाने का। पलंग पर उल्टा लेट जाइए, गहरी सांस लीजिए। अगर साथ साथ किसी को थोड़ा बहुत कफ का प्रॉब्लम भी है, देन इसमें बस एक छोटा सा चेंज करना है। हम जब गहरी सांस लेंगे, देन होल्ड इट फॉर 1 or 2 सेकेंड्स और फिर उसे सडन ब्लो कीजिए बाहर की तरफ। हम ऐसे ब्लो करेंगे तो इवन जो हमारा कफ है वो बाहर फेफड़ों से, हमारे एयरवे से बाहर आते आते गले तक आ जाएगा एंड वी कैन कफ इट आउट। हम उसे खासकर इजीली बाहर निकाल सकते हैं। ये 2 एक्सरसाइजेज ही अगर आप घर पे रेगुलर करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा रेस्पिरेशन एक्सरसाइजेज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज लेट इट बी योगा के रूप में, रेस्पायरोमीटर मशीन यूज करके या फिजियोथेरेपी के थ्रू आपको करनी तो पड़ेंगी। डॉक्टर कपिल, पोस्ट कोविड स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां काफी नजर आई, खासतौर पर थकान, तो आप कौन सी एक्सरसाइज ऐसे केसेस में बताना चाहेंगे? देखिए, पिछले कुछ टाइम से पोस्ट कोविड वीकनेस के केसेस हम ज़रूरत से ज़्यादा ही देख रहे हैं। पेशेंट कोरोना से तो रिकवर हो जाता है, टेस्ट में भी नेगेटिव आ जाता है, पर वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि अपने कमरे से जो अटैच टॉयलेट बाथ है वहाँ भी वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जा नहीं सकते, अपने आप से खड़े ही नहीं हो पाते हैं। या ऐसा नहीं है कि उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, कोई पैरालिसिस नहीं हुआ है, पर वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि वो बिना सहारे के अपने वॉशरूम तक ही नहीं जा सकते। कई दफ़े उसमें कैथेटर भी लगाना पड़ता है। इन दोज केसेस बेड साइड एक्सरसाइजेस हम लोग यहाँ फिजियोथेरेपी मसल स्टिमुलेटर, टेंस मशीन, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं। जो पेशेंट बिल्कुल बेड पर है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, उन्हें डीप वेन थ्रोम्बोसिस या प्रेशर सोर्स वगैरह होने के चांसेस हैं, उनके मशीन्स उन सभी से बचाएंगी। पैरों का, हाथों का सर्कुलेशन इम्प्रूव करेंगी। मोर और लेस जब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ये मशीन्स आपको अपने आप से एक्सरसाइज करवाती हैं। फिर धीरे धीरे सहारे से, लेट इट बी वॉकर के सहारे से, स्टिक के सहारे से, क्वाड्रीपॉड के सहारे से हम इनको चलना सिखाते हैं वापस। वो ताकत आने में समटाइम्स इट टेक्स अराउंड a week or 2 weeks, क्योंकि आप मेडिसिन जो कोरोना में ले रहे हैं, देयर आर सम स्टेरॉइड्स ऑल्सो, कुछ स्टेरॉइड्स भी आपको साथ में लेने पड़ते हैं। बाद में वीकनेस बहुत ज़्यादा बन जाती है, जिनको हम फिजियोथेरेपी मशीन्स और एक्सरसाइजेस के सहारे इजीली ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर, आखिर में क्या कुछ ऐसा खास है जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल तो प्रिकॉशन ही हम ले सकते हैं ताकि ये चीज़ को धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। ऑफकोर्स मैं अभी यहाँ स्क्रीन पे अकेला बैठा हूँ तो आई एम नॉट वेयरिंग द मास्क, लेकिन मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं,
अब हम अपने क्लिनिक को रेगुलर सैनिटाइज कर रहे हैं। पेशेंट्स वी आर कॉलिंग ओनली ऑन अपॉइंटमेंट, क्योंकि अगर एक साथ पेशेंट्स की भीड़ आएगी तो वो भीड़ मेले की हो या हॉस्पिटल की हो, भीड़ तो भीड़ है, वो भले शादियों की हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग जब तक मेंटेन नहीं होगी, जगह जब तक प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं होगी, तब तक ये खतरे तो बनते ही रहेंगे। हमें जल्द से जल्द इसे ख़त्म करना है ताकि ये सब प्रॉब्लम से हम धीरे धीरे बच सकें और इन्हें ख़त्म कर सकें। वैक्सीनेशन सरकार ने शुरू कर ही दिया है। उसके साथ साथ आप लोग भी अपनी इम्यूनिटी का थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ मल्टीविटामिन, विटामिन डी, B12, विटामिन सी, सर्दियों का मौसम हो रहा है, कैरेट जूस, ऑरेंज जूस साथ साथ लीजिए। अपनी इम्यूनिटी का थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। इस खास बातचीत में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं और फिर जानेंगे कुछ और जरूरी सवालों के जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, जिसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं आर्टिसन एग्रो इंडिया के संस्थापक और निर्देशक रामप्रसाद जोशी, जो बैम्बू इंडस्ट्री से जुड़े तमाम सवालों और तैयारियों पर बातचीत करेंगे। रामप्रसाद जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कोविड का असर हर क्षेत्र में पड़ा है और ऐसे में अगर हम बैम्बू इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ क्या बदलाव देखने को मिले हैं? बांस का देखिए ऐसा है कि बांस अगर ऑक्सीजन देता है, एक बांस का पौधा 230 टन ऑक्सीजन देता है। अगर बांस के बारे में अगर ये आज कोरोना जो क्यों है, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से ये कोरोना क्यों है, इसका यही है। हमने उसके ऊपर एक लगाया, बांस से मिलेगा ऑक्सीजन, कोरोना जैसी बीमारियों से आएगी, बचेगी जान। तो एक हमने लगाया कि लगाए बांस और पाए जीवन भर चैन की सांस, ये हमने बांस के ऊपर लगा। अभी तक हम करीब 5 लाख बांस प्लांट राजस्थान में लगा चुके हैं। कोविड के बाद हर क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिले हैं, तो कौन सी वो सावधानियां हैं जिन्हें आप और साथ काम करने वाले खास तौर पर ध्यान रखते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं अगर कोरोना जैसे इससे बचना चाहते हैं और वाकई आप मास्क से बचना भी चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त मास्क नहीं लगा सकता आदमी। अगर बना जैसे लाइक मैं हूं, मेरी 71 ईयर एज है, तो मैं कैसी अपनी सावधानी बरत सकता हूं, कैसे अपने से रखता हूं। मास्क तो जरूरी है, मास्क के बिना तो आप जो है ना इस समय ऐसे जैसे पॉल्यूशन की जो समस्याएं हैं, ऑक्सीजन की कमी है, उसके लिए तो आपको ऑक्सीजन जरूरी है। क्योंकि अभी दोबारा से कोरोना आ रहा है, दोबारा से लोग अभी पॉजिटिव में मिल रहे हैं। तो हमें बांस से अगर ऑक्सीजन इसको चाहिए और इसको बचना है, कोरोना जैसे इससे बचना है, तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इस समय सावधानी बरतने के लिए मास्क जरूरी है इस समय। अब खास तौर पर बांस की बात की जाए तो ये कैसे जीवन शैली में बड़ा बदलाव ला सकता है और किस तरह ये सबके लिए लाभकारी साबित हो सकता है? देखिए, अभी हमारा जो लक्ष्य है, राजस्थान का लक्ष्य है, हमारा 5 करोड़ बम्बू प्लांटेशन का हमारा लक्ष्य राजस्थान का है। इसके ऊपर टोटल जो हमारा खर्चा आएगा अप्रोक्सीमेटली पूरे राजस्थान का 250 करोड़ का हमारा पूरा इसमें बजट है। पूरा 250 करोड़ रुपए इस पे खर्चा होगा, जो कि किसानों का ही होगा, क्योंकि एक पौधे पे लगभग 50 रुपए का खर्चा आता है। अगर हम 5 करोड़ पौधे की बात करें तो करीब 250 करोड़ रुपया इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा पूरे राजस्थान में। अब ऑक्सीजन की कैलकुलेट करें तो सालाना 5 करोड़ बंबू से 230 टन इंटू 5 करोड़, इतना ऑक्सीजन हमें राजस्थान में मिलेगा। और ये हमारा राजस्थान के लिए अगर पूरा क्लाइमेट को बदल देगा, पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जो किसान हमारे लगा रहे, अभी तक हम 5 लाख पौधे और बांस के लगा चुके कोरोना काल के अंदर, और अभी हमारा काफी अभी 300 बीघे का एक ऑक्सीजन पार्क हम उदयपुर में बना रहे हैं। 5 करोड़ बंबू लगाने से हमारे करीब 5 लाख लोगों को रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलेगा। आप ग्राहकों, किसानों और पर्यावरणविद के लिए प्रतिबद्धता किस प्रकार निभाते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? इसके 2500 प्रोडक्ट बनते हैं बांस के। मैंने बताया कि अगर हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सबसे पहला काम है 10 लाख मीट्रिक टन बांस, जो हमारा ये 5 करोड़ बंबू लगेंगे, 25 लाख मीट्रिक टन बंबू हमें हर महीने मिलेगा, मासिक 25 लाख मीट्रिक टन। ये लकड़ी का हमारा सॉल्यूशन होगा। इसके अंदर 10 लाख मीट्रिक टन हमारा वुडन फ्लोरिंग में जाएगा। वुडन फ्लोरिंग अगर हमारा बनता है तो 5 लाख टन जो है हमारी प्रोडक्शन आएगी और 4 लाख टन जो है हमारा वेस्टेज निकलता है उसमें। दूसरे नंबर पे आता है स्टिक
प्लांट। स्टिक फैक्ट्री में अगर हमारा जाता है तो करीब 15% स्टिक निकलती है और 85% वेस्टेज होता है। तो 1 लाख मीट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन निकलेगा। सीएनजी के अंदर हमारा 5 लाख मीट्रिक टन बांस का जो पतरा है या वेस्टेज है, ग्रीन वेस्ट है, वो सारा करीब 5 लाख मीट्रिक टन हमारा सीएनजी प्रोजेक्ट में जाएगा। जो सीएनजी प्रोजेक्ट हम हर तहसील पे एक सीएनजी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। सामूहिक बांस उद्योग परियोजना हमारा कंपनी का अपना है। तो इसके अंदर हमारा लगभग यहाँ पे देखा जाए तो करीब 3 लाख लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा और करीब अनस्किल्ड लोग जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीब 2 लाख लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। किसान के बारे में अगर बात करूं तो जैसे हमने 5 करोड़ बंबू प्लांटेशन का ये प्लान बनाया हुआ है, इसमें 1 बीघे में एक छोटा सा जो किसान होता है, जो जमीन जिसकी ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें वो कुछ भी पैदा नहीं कर पाता, जिसमें पानी का भी अभाव है, उसके पास पानी की भी समस्या है, वहां अगर वो 1 बीघे में 500 बांस के पौधे लगाता है तो उसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली कुल 25,000 रुपए का टोटल खर्चा आता है। तो अगर वो 4 साल के बाद अगर हम क्या करें तो 500 बांस से उसको प्रति पौधा 1,000 रुपए यानी कि 10 बांस प्रति पौधा उसको मिलते हैं, 10 बांस के, और उनको 5,000 बांस का मतलब 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए सालाना का उसको एक किसान को इनकम होती है। तो इसमें हमने रखा है किसान समृद्धि योजना, यानी कि किसान की इनकम 5 गुना जरूर होगी। क्या कुछ खास आपने अभी तक इस क्षेत्र में किया है जिसने एक बड़ा योगदान दिया है? आज हम इथेनॉल बाहर विदेशों से मंगाते हैं। ये बांस से इथेनॉल बनता है। हम इथेनॉल के प्रोजेक्ट बांस के यहाँ लगा सकते हैं। तो बांस अभी जो है, अगर आप मैं दिखा दूं, हमारा अपना प्रैक्टिकल किया हुआ है। अभी हम लेंटर में भी बांस डाल रहे हैं। छतों पे जो लेंटर डालता है लोहे की जगह हम बांस डाल रहे हैं। ये बीम में, लेंटर में, ये यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो बांस का तो हर जगह रिप्लेसमेंट है। ये पेड़ कटने बंद हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन मिलना एकदम बहुत बड़ा ऑक्सीजन के पार्क बना रहे हैं हम, उसमें लोगों की बीमारियां दूर हो जाएंगी, किसानों की बीमारियां दूर हो जाएंगी जो यहाँ पे इतना खर्चा करते हैं। इस खास कार्यक्रम मेरा मास्क मेरा कवच में आप सभी ने विभिन्न क्षेत्रों में आ रहे बदलाव और सावधानियों से जुड़े तमाम जरूरी बिंदुओं पर चर्चा की, साथ ही उपयोगी सुझाव भी साझा किए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।